हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो? मस्त हो? दोस्तों, आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास है। 12th में जो भी विद्यार्थी है जिसका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, मैं समझता हूँ उसको ये क्लास पूरी ज़रूर वॉच करनी है। अगर आज नए आए हैं तो यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो आपको क्या बिगड़ रहा है? अगर आपको, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, अगर आपको एक ऐप के जरिए आपको ये हिस्ट्री का यानी कक्षा 12 आर्ट्स का अगर आपको हिस्ट्री एक सिंगल सब्जेक्ट अगर आपके सामने कितना रुपये रख जाए, 1000 से 500, मान लो 1000 से 500 रुपये अगर आपको कह दिया जाए कि 1000 से 500 दिया जाए, आपको कह दिया जाएगा क्लासें दी जाएगी, लाइव दिया जाएगी, रिकॉर्डेड दिए जाएगी, नोट्स दिए जाएंगे, आपको ये क्या मॉडल पेपर दिए जाएंगे। इसे आपको बनाकर आपका 1000 से 500 अगर मांग जाए तो आप ये देने को तैयार है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए उसका आपको वैल्यू नहीं होगा। मैंने ये फील किया है और मैं बता रहा हूँ, मैं सच्चाई है कि आपको अगर 1000 रुपये आपको बोल दिया जाए कि आपको 1000 रुपये देना है, कहीं से आपको अच्छा संस्था पढ़ा रही होंगी, अच्छी बात है, लेकिन आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट दिया जा रहा है, तो बेस्ट कंटेंट में आपको कौन सी समस्या आ रही? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट का क्या है, फ्री मिल रहा है तो उसका आप तवज्जो दीजिए, आपको बेस्ट दिया जाए, आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए, आपके साथ कोई समझौता नहीं है, आपको जो दे रहा हूँ वो बेस्ट से बेस्ट दे रहा हूँ। तो मैंने बनाए, नोट्स बनाए और आपको ये प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ तो आपकी ये फ़ायदे के लिए, और ये अगर कोई समझदार है तो उसके लिए इशारा ही काफ़ी है, कहा गया है। तो आज सेकंड चैप्टर की ये तीसरी या चौथी क्लास जो भी है, और इसमें आज के टॉपिक रहेंगे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान बोर्ड या फिर एनसीईआरटी जिसी भी राज्य में, जैसे हरियाणा बोर्ड है, झारखंड, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, दिल्ली इत्यादि बोर्ड में जो भी एनसीईआरटी सिलेबस चलता है उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है और आपको शुरू से अंत तक क्लास वॉच करनी है। अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। जैसे कि आज का टॉपिक है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। राजधर्म के नवीन सिद्धांत के अंतर्गत पहला है दक्षिण के राजा और सरदार। दक्षिण के राजा और सरदार से जानने से पहले आपको कुछ साम्राज्य है उसके बारे में जानना होगा। जैसे मैंने मानचित्र के माध्यम से आपको समझाया कि महाराष्ट्र में था एक सातवाहन वंश का शासक था कौन? सिमुक। ठीक है, सिमुक यहाँ पर शासक करता था। और ये थे क्या थे? ये चेर और चोल और पांडे, ये तीनों क्या थे? आपको सभी को पता है, ये साम्राज्य थे जो दक्षिण के साम्राज्य। ठीक है, तो इसमें देखें आपको ये तीनों जो है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, और ये यहाँ पर क्या हुआ? ये जो क्षेत्र यहाँ पर क्या हुआ? सरदारियों का उदय हुआ। क्या हुआ? सरदारियाँ जो मैं बता रहा हूँ उसका उदय हुआ इन क्षेत्रों में, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और ये चेर, चोल, पांडे साम्राज्य तीन थे। और ये इसकी विस्तृत जानकारी देखें तो आपको पता चलेगा कि चोल था, ये दक्षिण भारत में स्थित था। दक्षिण भारत में आपको सभी को पता है ये दक्षिण भारत का इलाका है, ये दक्षिण भारत में, ठीक है, स्थित था। और इसका मुख्य रूप से ये कहाँ था? ये तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में भी कहाँ होता? पेन्नार और वेलार जो दो नदियां हैं उनके संगम पर बना हुआ था, ये साम्राज्य बसा हुआ था, यहाँ पर बना हुआ था। ठीक है, और इसकी राजधानी थी वो थी तंजौर। जो ये तंजौर आप ये देख रहे हो, ये इसकी क्या थी? राजधानी थी। जो मैं बता रहा हूँ आप नोट्स टाइप में लिख लीजिएगा, ये तंजौर इसकी राजधानी, यानी चोल की राजधानी थी तंजौर। ठीक है, और आगे था चेर, दूसरा जो साम्राज्य था तो ये मुख्य रूप से कहाँ था? केरल में था। केरल ये इलाका है, केरल का इलाका, ठीक है, केरल, ये केरल में था स्थित था। ये तीनों साम्राज्य थे, जैसे कि ये पांडे, चोल, चेर, इनमें से सबसे ये प्राचीन साम्राज्य था। इसकी राजधानी की बात करें वो था वाजी, इसकी राजधानी थी वो वाजी, किसकी? चेर जो साम्राज्य था। और आगे था पांडे जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ पर ये स्थित था। और इसकी राजधानी थी वो थी कोल्ची। क्या राजधानी थी? इसकी राजधानी थी कोल्ची, इसकी राजधानी थी कोल्ची, ठीक, कोल्ची इसकी राजधानी थी। कोल्ची इसकी राजधानी किसकी? पांडे की। पांडे जो साम्राज्य था उसकी राजधानी कोल्ची थी। और इस प्रकार से ये तीनों साम्राज्य दक्षिण भारत के थे। ठीक है, उनकी राजधानी के बारे में बता दिया। और ये इनकी जानकारी तीनों के बारे में मिलती है वो है तमिल जो ग्रंथ है वहां से इसकी जानकारी मिलती, जो तीनों ये जो साम्राज्य
और उसी में से एक संगम साहित्य और तमिलकम जो ग्रंथ है उसमें, और ये तीनों साम्राज्य दक्षिण भारत के थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और संगम साहित्य, आपको पता है कि संगम साहित्य किसे कहते हैं? अगर संगम साहित्य शब्द आया तो संगम साहित्य का मैं अर्थ बता देता हूँ। संगम साहित्य का मतलब है जो तमिल कवि थे मतलब तमिल भाषी थे, उन्होंने, इन कवियों ने क्या किया, इन तमिल कवियों ने 3 सम्मेलन आयोजित किए। कितने? 3 सम्मेलन किए और आयोजित किए, और उन तीनों के अंतर्गत जो 3 सम्मेलन, उनके अंतर्गत जो भी साहित्य लिखा है, इनके अंतर्गत जो भी साहित्य लिखा गया, क्या? जो भी साहित्य लिखा गया, इन 3 मतलब जो तमिल कवि थे, इन तमिल कवियों ने 3 सम्मेलन आयोजित किए, और उन 3 सम्मेलनों के अंदर जो भी साहित्य लिखा गया उसे कहा गया तमिल संगम साहित्य। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे टॉपिक है सरदार के विषय में बात करें। सरदार है, राजा से नीचे का पद है, किसका होता था? सरदार का होता था। ठीक है, राजा से नीचे का पद होता है, और वो होता था सरदार का, राजा से नीचे का पद। और ये सीमित क्षेत्र के भूस्वामी थे, इन क्षेत्रों का ये नेतृत्व करते थे। निजी जो क्षेत्र थे भूस्वामी मतलब भूमि के स्वामी हुआ करते थे, इनको एक विशेष मतलब भूमि क्षेत्र दिया जाता था। ठीक है, और इनका कार्य क्या था? मतलब सरदार का आखिरकार क्या कार्य रहेंगे? तो ये पहला कार्य आपको लिखना, युद्ध का नेतृत्व करना। सरदार क्या थे? राजा से 2nd नंबर का जो मतलब पद था वो था आपके, किसका था? वो था आपके सरदार का। सरदार क्या करता? युद्ध का नेतृत्व करता था। और क्या करता था? अगर दो पक्षों के बीच में संधि करवाना, 2 पक्ष होते थे, अगर दो पक्ष होते थे, एक दूसरा मतलब उनके बीच में जो संधि करवाने का कार्य है वो भी सरदार का किया जाता। तीसरा कारण लिखो आप, तीसरा कार्य मध्यस्थता का कार्य भी करवाना। ये मध्यस्थता भी करने का कार्य करवाते थे सरदार। और एक और लोग अनुष्ठान का आयोजन भी सरदार आयोजित करवाते थे। अनुष्ठान जो भी राजा आदि देशा उनका अनुष्ठानिक जो भी होता था तांत्रिक, उनका भी आयोजन है वो मतलब आयोजन करवाने वाला वो होता था सरदार एक प्रकार से। ठीक है, और ये थे इनके 3 से 4 कारण मैंने बता दिया, आप वीडियो को एडजस्ट करके लिख सकते हैं। आप अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो मैं समझता हूँ आपको कोई आसान मतलब कठिनाई नहीं होगी। मैंने आपको अवगत करा दिया, मैंने ये अगर आपको ये फॉर्मूला मैंने बता दिया कि ये आपको क्या है, अगर इसमें आपको समझ है तो वो पता चल जाएगा। अदरवाइज घूमते रहो, बहुत हैं आपको भटकाने वाले, क्यों नहीं। आगे देखें तो राजा और सरदार, आखिरकार राजा और सरदार में अंतर क्या है? अंतर की बात करें कि राजा का पद है वो क्या होता था? स्थायी होता था। क्या? और सरदार की बात करूं, राजा सरदार है वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी। वंशानुगत का मतलब होता है पुत्र परपौत्र, इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती। ठीक है, पिता होता था, पिता के बाद में क्या होता था? पिता के बाद में चलती थी पुत्र, उसके बाद में परपौत्र, परपौत्र, इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती थी। लेकिन इसमें वंशानुगत हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती। लेकिन यहाँ पर ये राजा का पता वो वंशानुगत था। इनके जैसे इनके पिता है, पिता के बाद में पुत्र बनेंगे, पुत्र के बाद में परपौत्र जो शासक या राजा बनेगा। इस प्रकार से राजा में थी, लेकिन ये सरदार में ऐसे वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। ठीक है, और आगे क्या लिखना कि राजा होता था वो क्या करता? राजस्व वसूलता। राजस्व का मतलब होता है जैसे कि वर्तमान में जो कर लिया जाता था उस समय इसको राजस्व, वर्तमान में राजस्व ही कहते हैं। लेकिन अगर राजस्व अगर नहीं समझे तो कर वसूलना, क्या करते थे? ये कर वसूलते थे। ठीक है, और ये तो कर वसूलते थे, लेकिन जो सरदार होता था वो क्या करता? भेंट लेता था। जो अपने जो भी होते थे, जो भी अनुयायी होते थे, जो भी थे, उनसे क्या करता था? कर लेता था और उनमें ये बांट देता था एक प्रकार से। ठीक है, अपने जो अनुयायी और उनमें बांट देता था, उनसे ही लेता था। ठीक है, और सरदार के पास स्थायी सेना नहीं होती थी। ठीक है, सरदार था उसके बाद स्थायी सेना नहीं होती थी। एक पॉइंट आप और लिखो, इसके पास तो स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन इसके पास क्या, राजा के पास तो स्थायी सेना होती थी,
ठीक है। तो क्या होता था, ये राजा के पास स्थायी सेना होती थी, राजा के पास स्थायी सेना होती थी, स्थायी सेना होती थी, ठीक है, सेना होती थी, ये आपको ध्यान रखना। तो ये था इसके 3 कारण और इसके 3 अंतर आप लिख सकते हो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो राजा और इसके सरदार के संबंध में, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिक। आगे टॉपिक है दैविक राजा। दैविक राजा का मतलब है देवता के समान। दैविक राजा का मतलब होता है देवता के समान, ठीक है, देवता के समान, या फिर इसे देवतुल्य भी कहा गया। जो दैविक राजा को देवतुल्य भी कहा गया, ठीक है। ये प्रथा है वो आखिरकार कहाँ से प्रारंभ हुई? ये प्रथा हुई चीन से प्रारंभ। कहाँ से हुई? चीन से ये प्रथा प्रारंभ हुई और चीन से ये दैविक राजा की परंपरा शुरू हुई। तो ये चीन वाले क्या कहते थे, खुद को क्या कहते थे? ये कहते थे देवपुत्र। क्या कहते थे? ये देवपुत्र नहीं, स्वर्गपुत्र, स्वर्ग के पुत्र, स्वर्गपुत्र क्या कहलाते थे? ये स्वर्गपुत्र, स्वर्ग पुत्र, ये आप खुद को कहते थे। कौन? चीन के जो शासक होते थे वो क्या कहते थे? स्वर्ग पुत्र वो कहलाते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है जो इनके विषय में। ये प्रथा चीन से प्रारंभ हुई और ये स्वयं को स्वर्ग पुत्र मानते थे। और एक कबीला था उन्हीं में से, वो एक कबीला वो भारत आया जो कुषाण वंश का था, वो था कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस ये एक कबीला था जो भारत आया और इन्होंने क्या किया, ये क्या थे? कुषाण शासक थे, ये आया और इन्होंने ये प्रथा शुरू की कि ये क्या कहलाए? ये कुषाण शासक है, स्वयं को क्या मानते थे? ये देवपुत्र। ये तो मानते स्वर्ग पुत्र और ये देवपुत्र, कुषाण वंश के शासक, ठीक है। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? जानकारी मिलती है, आपको पता होना चाहिए, जानकारी मिलती है जो भी इस समय क्या थे? सिक्के थे, क्या थे? सिक्के थे उनसे, और दूसरे थे अभिलेख। अभिलेख और सिक्कों से इनके बारे में जानकारी मिलती, जो ये देवपुत्र खुद को मानते थे, कुषाण शासक, ठीक है। और मंदिर थे, मंदिर को ये क्या कहते? देवकुल कहा जाता है। मंदिरों को ये कुषाण शासक के देवकुल मानते, देवकुल, देवता के कुल, ठीक है। और इसका साक्ष्य हुए, साक्ष्य कहाँ से प्राप्त? एक तो प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश से, दूसरा हुआ अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से आप यहाँ से लिख सकते, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान से यहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और देवपुत्र की उपाधि कौन लेते? देवपुत्र की उपाधि मैंने पहले, देवपुत्र की उपाधि, देवपुत्र की मानते थे या फिर उपाधि कहें, ये थे कुषाण शासक। देवपुत्र की उपाधि वो कुषाण शासक कौन लेते थे? कुषाण शासक। अभी रुकना, और भी बता रहा हूँ। कुषाण वंश के शासक, कुषाण वंश के शासक थे। और एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि प्रश्न ये आपके सामने कि जो मंदूरे क्षेत्र था उसका उल्लेख किस विदेश यात्री द्वारा किया गया? जो आपसे प्रश्न पूछा, कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको किताब में समझ में आ रहा है कुछ तो बता सकते हो कि जो मंदूरे क्षेत्र था, मंदूरे, जो मंदूरे क्षेत्र है, इसका उल्लेख है किस विदेश यात्री ने किया? सबसे पहले किस विदेश यात्री ने किया? मंदूरे क्षेत्र का उल्लेख सबसे पहले किस विदेश यात्री ने किया? ये आपके सामने प्रश्न है आज का। अब जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में करेंगे अगर आपको कुछ नॉलेज है। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको नहीं आता मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की क्लास मैं समझता हूँ यहाँ तक काफ़ी है और मैंने बता दिया, उदाहरण आपके लिए काफ़ी है। अगर आपको यहाँ पर 500 से 1000 रुपये आपको बोल दिया जाए कि आप यहाँ से ले सकते हो और तो आप वहाँ देने को तैयार होगे, लेकिन फ्री का कोई महत्व नहीं है, मैंने ये फील किया है। अगर आप नहीं महत्व देंगे, आपके लिए इतना कुछ मैटर तैयार करें, आप साथ देंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और आप अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं, अगर शेयर करने से आपसे कुछ पैसा तो नहीं ले जा रहा है, आपको लाइक करने से कौन सा आपको पैसा लिया जा रहा है? आपको एक लाइक तो दबाना है और क्या करना, अपने दोस्तों को शेयर करना जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप इतना तो कुछ कर सकते हैं, कहने की काफ़ी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चक्कर, अगर इसके चक्कर काटोगे तो काफ़ी है, क्योंकि फ्री का कोई महत्व देगा तो ज़रूर वो सक्सेस होगा, क्योंकि हमने भी तैयार किया आपके लिए बेहतर से बेहतरीन। अगर विश्वास रखोगे, कहते हैं कि फेथ होना बहुत ज़रूरी है। एक किताब, खुद के नोट्स और खुद पे मैथ और एक टीचर पे, तो मैं समझता हूँ आपके लिए
काफ़ी होगा, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, कहने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं तो क्लासेस ले रहा हूँ। अगर कोई इच्छुक होता तो आ जाएगा, वो कुछ करना चाहता है तो ज़रूर जुड़ेगा। अदरवाइज आपको कह रहा हूँ, अगर अपने दोस्तों का अगर आपसे हो रहा है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। आपके जो भी साथी हैं इस बार 12th क्लास के हिस्ट्री, पॉलिटिकल, अदर सब्जेक्ट भी आप कहेंगे उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसको भी तवज्जो दूंगा। ठीक है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए थे पूरा वीडियो वॉच किया तो आपका, मैं समझता हूँ क्लास समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिएगा। ठीक है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।